नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल के संघर्ष विराम प्रस्ताव पर गरमाई राजनीति। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सहयोगी मंत्री ने प्रस्ताव के सभी बिंदुओं को स्पष्ट करने की दोहराई मांग। इजरायली पीएम का स्पष्टीकरण, सभी लक्ष्य हासिल करने तक गाजा में नहीं रुकेगा सैन्य अभियान। रोमानिया की राजधानी में इजरायली दूतावास पर पेट्रोल बम हमले से सनसनी। सुरक्षा बलों ने 34 वर्षीय सीरियाई हमलावर को किया गिरफ्तार। घटना में जान माल का नहीं कोई नुकसान। पुलिस ने कहा गाजा संघर्ष से नहीं जुड़ी है घटना। क्लॉडिया शीनबॉम ने मैक्सिको का राष्ट्रपति चुनाव जीतकर रचा इतिहास। मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर ने पहली महिला राष्ट्रपति बनने का हासिल किया कीर्तिमान। राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर की लेंगी जगह। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में कूदे बड़े चेहरे। पूर्व सुधारवादी राष्ट्रपति हसन रूहानी के उपराष्ट्रपति रहे इसहाक जहांगीरी ने कराया नामांकन। रूढ़िवादी नेता और पूर्व राष्ट्रपति अहमदी निजाद पहले ही भर चुके हैं पर्चा। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। 8 महीने से जारी इजराइल हमास संघर्ष के थमने की कुछ आशा दिख रही है। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शांति प्रस्ताव पर मध्यस्थता कर रहे मिस्र का कहना है कि हमास का रुख सकारात्मक है और अब इजरायली प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि इजराइल के लिए इस पर आगे बढ़ना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सहयोगी मंत्री ने प्रस्ताव के सभी बिंदुओं को स्पष्ट करने की मांग दोहराई है। 8 महीने से जारी भीषण लड़ाई के बाद इजराइल हमास संघर्ष थमने की आस पैदा होने लगी है। इजराइल के नए संघर्ष विराम प्रस्ताव पर हमास सकारात्मकता से विचार कर रहा है। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह प्रस्ताव सामने रखा था। शांति वार्ता में मध्यस्थता कर रहे मिस्र का कहना है कि हमास का रुख सकारात्मक है और अब इजरायली प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। हम इजरायल और हमास से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं। हमास के शुरुआती बयान के अनुसार उन्होंने इसे सकारात्मक रूप से लिया है। अब इजरायल की प्रतिक्रिया का इंतजार है। इस प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए कतर, अमेरिका और यूरोपीय भागीदारों के साथ हमारा संवाद और समन्वय जारी है। इस प्रस्ताव के तहत 3 चरणों में शांति की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। प्रस्ताव में गाजा से इजरायली सैनिकों की चरणबद्ध वापसी और बंधकों की धीरे धीरे रिहाई का प्रावधान शामिल है। अमेरिका आशा कर रहा है कि दोनों पक्ष इस प्रस्ताव को मान लेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हमास इस प्रस्ताव पर सहमत होगा तो इजरायल भी हाँ कहेगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की टीम, उनके विदेश मंत्री ने कहा कि वे इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। यह दरअसल उन्हीं का प्रस्ताव है। भले ही शांति प्रस्ताव इजराइल का ही हो, लेकिन इजराइल के लिए इस पर आगे बढ़ना आसान नहीं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सहयोगी दलों में से कुछ ने इसका खुलकर विरोध किया है। उनका कहना है कि प्रस्ताव में इजराइल को गाजा में सैन्य अभियान रोकने के लिए बाध्य किया गया है, जो उन्हें स्वीकार नहीं। वहीं नेतन्याहू इन दलों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर को समझाने का प्रयास तेज कर दिया है। बेन ग्विर अति दक्षिणपंथी नेता माने जाते हैं और उन्होंने इस प्रस्ताव पर अमल होने की स्थिति में सरकार से अलग हो जाने की धमकी दी है। इस बीच इजराइल ने स्पष्ट किया है कि गाजा पर हमास का नियंत्रण उसे स्वीकार नहीं है।
इजराइल के रक्षा मंत्री ने बताया कि उनका देश इसके विकल्पों पर विचार कर रहा है। הפעולה הצבאית החשובה הזאת, מערכת ये दो काम सैन्य अभियान और गाजा पर शासन की वैकल्पिक व्यवस्था हमें इस लड़ाई में अपने दो प्रमुख लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेंगे। यह लक्ष्य है हमास का शासन समाप्त करना और अपने बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना। שלטון אחר שגם מאיים על החמאס। संघर्ष विराम प्रस्ताव पर मंथन के बीच गाजा में लड़ाई भी जारी है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ताजा कार्रवाई में गाजा पट्टी में करीब 50 ठिकानों पर हमले किए हैं। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें हथियार डिपो से संबंधित बुनियादी ढांचे और इमारतें शामिल थी। वहीं इजरायली सेना ने लाल सागर की दिशा से इजरायल की ओर जा रही मिसाइल को मार गिराने का भी दावा किया है। माना जा रहा है कि यमन के ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी होगी और इसका लक्ष्य इजरायल का दक्षिणी शहर इलियट था। इजरायली सेना ने एरो वायु रक्षा प्रणाली की मदद से इसे मार गिराया। ध्यान रहे कि इजराइल हमास संघर्ष के बीच इलियट पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में इजरायली दूतावास के बाहर पेट्रोल बम फेंककर दहशत फैलाने की घटना सामने आई है। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रोमानियाई पुलिस ने इस मामले में आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच रोमानिया की पुलिस का कहना है कि वारदात के पीछे हमलावर के निजी लक्ष्य थे। रोमानिया की पुलिस ने इस घटना के पीछे गाजा संघर्ष को वजह मानने से इनकार किया है। पकड़ा गया हमलावर 34 वर्षीय सीरियाई नागरिक है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कई रूढ़िवादी चेहरों के बाद अब सुधारवादी उम्मीदवार भी मैदान में कूदने लगे हैं। नामांकन कराने वाले उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का निर्णय गार्डियन काउंसिल करेगी। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव 2025 में होने थे, लेकिन 19 मई को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन के बाद 28 जून को चुनाव कराए जा रहे हैं। नामांकन गुरुवार से शुरू हुए हैं और 5 दिन तक चलेंगे। ईरान का राष्ट्रपति चुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है। कई रूढ़वादी चेहरों के बाद अब सुधारवादी उम्मीदवार भी मैदान में कूदने लगे हैं। सोमवार को इसहाक जहांगीरी ने नामांकन कराया। सुधारवादी नेता हसन रूहानी के राष्ट्रपति काल में जहांगीरी उपराष्ट्रपति थे। माना जा रहा है कि उन्हें इस चुनाव में सुधारवादी धड़े का समर्थन हासिल होगा। वैसे नामांकन कराने वाले उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का निर्णय गार्डियन काउंसिल करेगी। जहांगीरी सुधारवादी धड़े से बहुत पहले से जुड़े रहे हैं। सुधारवादी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी कार्यकाल में वो मंत्री रहे हैं। अब वो अपने राजनीतिक अनुभव का हवाला देकर ईरान की समस्याएं सुलझाने का वादा कर रहे हैं। मैंने कार्यपालिका में विभिन्न स्तरों पर काम किया है। मैं विश्व समुदाय से संवाद करके प्रतिबंधों से जुड़ी समस्या सुलझाने के लिए काम करूंगा। रविवार को पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनजाद ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन कराया था। लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे अहमदीनजाद रूढ़वादी माने जाते हैं। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी अहमदीनजाद ने पर्चा भरा था, लेकिन गार्डियन काउंसिल ने उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति रहते हुए अहमदीनजाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के करीबी समझे जाते थे। हालांकि पद छोड़ने के बाद ये रिश्ता उतना मधुर नहीं रहा। अहमदीनजाद खेमा मानता है कि 2017 में उनकी उम्मीदवारी सर्वोच्च नेता के कहने पर ही रद्द हुई थी। अहमदीनजाद राष्ट्रपति चुने जाने पर जनता की प्रमुख समस्याओं को हल करने की बात कह रहे हैं। मेरा लक्ष्य लोगों की आजीविका से जुड़ी समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह देश की आर्थिक स्थिति और व्यापारिक माहौल में सुधार करके, आर्थिक लगान और एकाधिकार को समाप्त करके और सरकारी हस्तक्षेप को सीमित करके ही किया जा सकता है। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव 2025 में होने थे, लेकिन 19 मई को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन के बाद 28 जून को चुनाव कराए जा रहे हैं। नामांकन गुरुवार से शुरू हुए और 5 दिन चलेंगे। नामांकन का काम पूरा होने के बाद ईरान की गार्डियन काउंसिल का काम शुरू होगा। 12 सदस्यों वाली यह परिषद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करेगी। पिछले लगभग सभी चुनाव में यह परिषद कई बड़े चेहरों के पर्चे निरस्त करती रही है। ईरानी संविधान के अनुसार 40 से 75 वर्ष की आयु के बीच का मास्टर डिग्री धारक ईरानी नागरिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है।
और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। मैक्सिको ने राष्ट्रपति चुनाव में देश की कमान पहली बार एक महिला को सौंपी है। 200 वर्षों के इतिहास में ये पहली बार है जब कोई महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। वैसे लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में कई महिलाएं राष्ट्रपति का पद संभाल चुकी हैं। इनमें ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना शामिल हैं, लेकिन मैक्सिको में एक महिला का राष्ट्रपति बनना काफी महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर अमेरिकी देश मैक्सिको ने राष्ट्रपति चुनाव में एक नया इतिहास रच दिया है। देश की कमान पहली बार एक महिला को मिली है। चुनाव में क्लाउडिया शिनबाम को निर्णायक बढ़त के साथ जीत मिली है। 200 वर्षों के इतिहास में ये पहली बार है जब कोई महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। वैसे लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में कई महिलाएं राष्ट्रपति का पद संभाल चुकी हैं। इनमें ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना शामिल हैं। लेकिन मैक्सिको में एक महिला का राष्ट्रपति बनना काफी महत्वपूर्ण है। क्लाउडिया शिनबाम को इस शानदार जीत के लिए मौजूदा राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने भी बधाई दी है। मैं क्लाउडिया शिनबाम को बधाई देता हूं, जो कि बड़े अंतर से विजेता बनी है। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको के 200 सालों के इतिहास में इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इस चुनाव में जहां सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार क्लाउडिया शिनबाम थीं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन की तरफ से सोचित्ल गाल्वेज। इन दोनों के बीच मुकाबला काफी रोचक रहा। शिनबाम को भारी मतों से जीत मिली है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने अपनी जीत के लिए मैक्सिको की जनता का शुक्रिया अदा किया। मैं मैक्सिको की जनता का शुक्रिया करना चाहती हूँ। यहाँ के गणतंत्र के 200 सालों के इतिहास में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति बनी है। मैं इस मुकाम तक अकेले नहीं पहुँची हूँ। यह जीत हमारे देश की बेटियों, माताएं, बहनें और उन महिलाओं को समर्पित करती हूँ जिन्होंने इस दिन का सपना देखा था। पुरुष प्रधान संस्कृति वाले मैक्सिको में शिनबाम की जीत एक मील का पत्थर साबित होगी। क्लाउडिया शिनबाम का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने भौतिकी और फिर ऊर्जा इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। क्लाउडिया ने अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है। शिनबाम राष्ट्रपति बनने से पहले मैक्सिको सिटी की मेयर भी रह चुकी हैं। क्लाउडिया शिनबाम ने इस चुनाव के दौरान काफी परिश्रम किया था। मैक्सिको के लोगों के दिलों में एक राजनेता के तौर पर भी क्लाउडिया शिनबाम का अहम स्थान है। यह उन सभी महिलाओं की भी जीत है जिन्होंने उनके साथ संघर्ष किया है। हमने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए दिन रात एक किए हैं। मैक्सिको में महिला उम्मीदवार की ऐतिहासिक जीत से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। लोग इसे नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। आज जिस मैक्सिको को हम चाहते हैं, उसके करीब पहुंचने के लिए वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह बुजुर्गों, महिलाओं, विकलांग आदि के लिए एक स्वतंत्र मैक्सिको है। वहीं दूसरी ओर इस चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सोचित्ल गाल्वेज ने भी अपनी प्रतिद्वंद्वी क्लाउडिया शिनबाम से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। मैंने क्लाउडिया शिनबाम को फोन किया। मैंने कहा कि मैंने बहुत दर्द और हिंसा वाला मैक्सिको देखा है। मैं चाहती थी कि वह हमारे लोगों की गंभीर समस्याओं का समाधान कर सके। फिलहाल हिंसाग्रस्त मैक्सिको में राष्ट्रपति के तौर पर शिनबाम की जिम्मेदारी काफी अहम है। साथ ही उनकी जीत को मैक्सिको में महिलाओं के लिए एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। वर्तमान राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर के साथ घनिष्ठता के बावजूद शिनबाम ने अपनी अलग पहचान बनाने, स्वतंत्रता और नेतृत्व शैली पर जोर दिया है। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति से अलग छवि गढ़ने का हर संभव प्रयास किया है। अभी हम आपको अफ्रीका की ओर लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। नाइजीरिया में लेबर यूनियन की हड़ताल ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। यहां लेबर यूनियन न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग कर रही हैं। हड़ताल की वजह से बिजली ग्रिड सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। हड़ताल के कारण नाइजीरिया में हवाई यात्रा भी बाधित हुई है। राष्ट्रपति टिनुबू के कार्यकाल में वेतन में वृद्धि को लेकर ये चौथी हड़ताल है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में प्रमुख लेबर यूनियनों की हड़ताल के चलते बड़ी संख्या में लोगों का जनजीवन थम गया है। देश की प्रमुख लेबर यूनियनों ने सोमवार को बिजली की ग्रिड को बंद कर दिया और पूरे देश में हवाई यातायात को भी बाधित किया। दरअसल नाइजीरिया की दो प्रमुख लेबर यूनियन नाइजीरियन लेबर कांग्रेस और ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सरकार से न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की मांग के साथ शुक्रवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी। नाइजीरिया में पिछले साल राष्ट्रपति चुने गए बोला टिनुबू के सत्ता में आने के बाद सरकार और यूनियनों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। पदभार संभालने के बाद राष्ट्रपति टिनुबू ने कई बड़े सुधार लागू करने की कोशिश की है। टिनुबू के सत्ता में आने के बाद चौथी हड़ताल है जो नए न्यूनतम वेतन पर सरकार और यूनियनों के बीच सहमति न हो पाने पर शुरू हुई है। अंदर कोई समस्या नहीं है, हर कोई सहयोग कर रहा है। अगर आप हमारी मांगे मान लेते हैं तो हम हड़ताल खत्म कर देंगे, लेकिन अगर आप हमें वह नहीं देते जो हमें चाहिए तो हम हड़ताल जारी रखेंगे। यूनियनों की हड़ताल की वजह से नाइजीरिया की बिजली ग्रिड सबसे अधिक प्रभावित हुई है। देश भर में यूनियन के सदस्यों ने कई पावर कंट्रोल रूम और सब स्टेशन बंद करवा दिए हैं, जिसकी वजह से नागरिकों को भारी समस्या हो रही है। साथ ही हड़ताल से हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एयरलाइन यूनाइटेड नाइजीरिया के मुताबिक देश भर में हवाई अड्डों को बंद करना पड़ रहा है और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की वजह से फ्लाइट भी उड़ान नहीं भर पा रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। My flight is for 11. मेरी उड़ान सुबह 11 बजे की है। मैं कल दूतावास में अपने साक्षात्कार के लिए अबुजा जा रही हूँ और उन्होंने मुझे बताया कि हम अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने गेट बंद कर दिया है। NLC के लोग वहाँ मौजूद थे और मैं वाकई उलझन में हूँ कि उन्होंने हमें समय पर सूचित क्यों नहीं किया। हमने 2 हफ्ते पहले अपनी फ्लाइट बुक की थी और वे हमें बता रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। राष्ट्रपति टिनुबू ने सरकार में आने के बाद पेट्रोल से सब्सिडी खत्म करने जैसे बड़े कदम उठाए हैं, जिसके चलते यूनियनों की तरफ से उन पर लगातार घरों और छोटे व्यवसायों को राहत देने का दबाव बनाया जा रहा है। बीते साल सरकार की तरफ से दी गई इस तरह की राहतों की वजह से सरकार को करीब 10 अरब डॉलर का अतिरिक्त भार झेलना पड़ा था। अब हड़तालकर्ताओं की तरफ से न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को सब्सिडी से दूर करने के प्रयासों के बीच यूनियनों ने पिछले महीने बिजली की दरों में की गई वृद्धि को भी वापस लेने की मांग की थी। यूनियनों की तरफ से सरकार की नई नीतियों के खिलाफ चल रही हड़ताल के बीच देखना होगा कि सरकार उनकी कितनी मांगों को अपनी नई नीतियों में जगह दे पाती है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रमुख समुद्री और हवाई ऑपरेशन डी डे लैंडिंग की 80वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी फ्रांस के नॉर्मैंडी में जोर शोर से चल रही है, जिसके लिए द्वितीय विश्व युद्ध के 60 से अधिक दिग्गज डी डे मनाने के लिए अमेरिका से फ्रांस पहुंचेंगे और डी डे की 80वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे। ये ऑपरेशन 6 जून 1944 को हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध का निर्णायक मोड़ था। नाजी जर्मनी से फ्रांस और यूरोप की मुक्ति की शुरुआत को चिन्हित करने वाले प्रमुख समुद्री और हवाई ऑपरेशन डी डे लैंडिंग की 80वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी फ्रांस के नॉर्मंडी में जोर शोर से जारी है। लैंडिंग की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए नॉर्मंडी में विश्व के गणमान्य व्यक्तियों और दिग्गजों के एकत्रित होने के साथ 6 जून को डी डे लैंडिंग की वर्षगांठ मनाई जाएगी। मित्र देश की सेनाओं के उतरने के 2 स्थलों ओमाहा और यूटा समुद्री तटों पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। डी डे की वर्षगांठ के आयोजन के लिए नॉर्मंडी पूरी तरह से तैयार है। नॉर्मंडी के कई समुद्री तटों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और नॉर्मंडी ऑपरेशन में भाग लेने वाले सैनिकों के बलिदान का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। वियरविले सुर मेर शहर में यूटा बीच, जहां अमेरिकी सैनिक उतरे थे। नॉर्मंडी अमेरिकी कब्रिस्तान में अमेरिकी युद्ध स्मारक आयोग के मीडिया संचालन विशेषज्ञ हेलेन चॉलिन ने रेत समारोह का प्रदर्शन किया, जिसमें नॉर्मंडी की लड़ाई के दौरान मारे गए सैनिकों के उत्कीर्ण नामों को प्रकट किया गया है। हम आज यहाँ हैं क्योंकि हमने एक छोटा सा शिविर पुनः स्थापित किया है और हम इस शिविर के प्रदर्शन के लिए अपने आसपास के अन्य लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे दिग्गजों की कहानी को दर्शाता है। दुर्भाग्य से बहुत सारे द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज नहीं बचे हैं। हम कुछ से मिलने की उम्मीद करते हैं और अपने आप को इस बात के लिए भाग्यशाली मानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के 60 से अधिक दिग्गज डी डे को मनाने के लिए अमेरिका से फ्रांस पहुंचेंगे, जहां वे डी डे की 80वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे। स्मरणोत्सव के लिए कई विश्व नेताओं और दिग्गजों के समूह फ्रांस पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार इस समूह के लोगों की आयु 100 वर्ष से अधिक है। डलास से आने वाले समूह में इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम के युद्धों से 6 मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता शामिल हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित करना चाहते हैं। 1944 में नॉर्मंडी में हुए विशाल जल थल अभियान में योगदान देने वाले दिग्गजों और सैनिकों और फ्रांसीसी सेवा सदस्यों की याद में हर वर्ष यह दिन मनाया जाता है। डी डे वह सैन्य अभियान है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के खात्मे की नींव रखी थी। नॉर्मंडी अवतरण उस सैन्य ऑपरेशन का नाम है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 जून 1944 को मित्र सेना के 1,60,000 सैनिकों ने नाजी कब्जे वाली उत्तरी फ्रांस के नॉर्मंडी पर धावा बोला था। दूसरे विश्व युद्ध के लिए यह एक निर्णायक समय था। इसे कयामत का दिन भी कहते हैं। डी डे पर कुल 4,414 मित्र सैनिक मारे गए और 5,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। मारे गए सैनिकों में से 2,501 जवान अमेरिका के थे। फ्रांस में इस दिन को मनाने और दिग्गजों को धन्यवाद देने के लिए कई समारोह आयोजित किए जाते हैं और उन्हें नमन किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।